नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आइए हम लोग डेली की तरह सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आइए देखें, यहाँ 4 लाइन बड़ी सुंदर सी दी गई है। भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं, सफल तो वो होंगे जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं। मतलब आप अपने लक्ष्य को, आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी संकल्प लिया है उसको विकल्प के रूप में परिवर्तित मत होने दें, निरंतर प्रयास करते रहें। अगर ऐसा आप करते हैं तो यकीन मानिए आप सफल होके ही रहेंगे। इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार भारत और किस देश के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट, नाम याद रखेंगे, साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन किया जा रहा है। विकल्प दिया गया है, पहला मिस्र, दूसरा दिया गया जापान, तीसरा दिया गया ईरान, चौथा दिया गया इराक। यहां जो सही विकल्प होगा हमारा विकल्प नंबर ए सही होगा, मिस्र। मिस्र की बात करें तो काहिरा जो है इसकी राजधानी है और भारतीय सेना साथ ही साथ मिस्र के साथ भारत के राजस्थान राज्य में पहली बार साइक्लोन फर्स्ट युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इसी कारण पहली बार है तो चर्चा में भी खूब है, तो आप ध्यान रखेंगे यहां से प्रश्न बनने की संभावना भी अत्यधिक है। इसी क्रम में मिस्र से अगर बात करें तो आपको नहीं भूलना है नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है, या वरदान किस देश को कहा जाता है, तो मिस्र देश को कहा जाता है। किस देश को? मिस्र देश को कहा जाता है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है COP 27 का आयोजन कहां किया गया था, तो मिस्र में किया गया था। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे 2023 के गणतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया है, तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम क्या है, अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी हैं और ये गणतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है स्वेज नहर का संबंध किस देश से है, तो आप याद रखेंगे यह मिस्र देश में है। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि स्वेज नहर किन किन को जोड़ती है, तो आपको ध्यान रखना है भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है, तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। इसी क्रम में बात हो रही है युद्धाभ्यासों का, तो कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास जो चर्चा में बने रहते हैं आपको याद रखना है। जैसे बात करें दोस्तों सूर्य किरण की, किसकी दोस्तों, तो सूर्य किरण की, तो यह भारत और नेपाल देश के साथ आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में बात किया जाए दोस्तों मालाबार की, किसकी, मालाबार की, तो ये क्वाड देशों का युद्धाभ्यास है। साथ ही अगर यही बात की जाए वज्र प्रहार की, किसकी दोस्तों, वज्र प्रहार की, तो यूएसए और भारत के बीच आयोजित किया जाता है वज्र प्रहार। अगर पूछा जाए लामीतीय युद्धाभ्यास किसके साथ, तो सेशल्स के साथ और भारत के साथ। अगर आपसे पूछा जाए किर्गिस्तान के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो खंजर युद्धाभ्यास जो है भारत और किर्गिस्तान के साथ होता है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए आपसे पूछा जाए काजिंद युद्धाभ्यास किनके बीच में, तो कजाकिस्तान और भारत के बीच में आयोजित किया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हैं, आपको जापान को याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, साथ ही साथ आपसे पूछा जाए जाइमेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश के साथ, भारत
भारत और जापान के साथ। ईरान की बात करें तो ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है? टोमान है। और यहां की राजधानी क्या है? तो तेहरान जो है यहां की राजधानी है। और हाल ही में एससीओ में शामिल होने वाला 9वां देश कौन बना है? तो ईरान बना है। अगर बात करें इराक की तो यहां की राजधानी क्या है? बगदाद, बगदाद है। और मेसोपोटामिया सभ्यता का संबंध किस देश से है? तो इराक देश से है। यह भी आपको याद रखना है। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारियां पसंद आएंगी। आइए इसी क्रम में स्टैटिक जीके के प्रश्नों को पुनः हम लोग देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। आपको याद रखना है। बायरन द्वीप अवस्थित है तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण जानकारी देखें। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित कौन सा संकल्प को अपनाया है? तो देखिए विकल्प क्या दिया गया है। पहला है योग पर संकल्प, दूसरा दिया गया लोकतंत्र के लिए शिक्षा, तीसरा दिया गया ए बी दोनों, चौथा दिया गया उपयुक्त सभी। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी सही होगा। लोकतंत्र के लिए शिक्षा प्रायोजित सह प्रयोजन जो किसका है? यह भारत का था। और इसको किसने अपनाया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया है। यहां से महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आप ध्यान रखेंगे यूएन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होता है। इसका मुख्यालय कहां है? तो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके भाग कितने हैं? तो 6 भाग हैं और 6 भाषाएं यहां प्रयोग में लाई जाती हैं। साथ ही साथ इसी का एक अभिन्न भाग के रूप में है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र महासभा। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो अब्दुल्ला शाहिद हैं। और ये किस देश से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है मालदीव के वित्त मंत्री कौन है? अब्दुल्ला शाहिद हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्या हैं? वर्तमान में प्रमुख हैं। आपको ध्यान रखना है। जबकि यूएन के महासचिव के बारे में पूछा जाए तो एंटोनियो गुटारेस जी हैं। और ये किस देश के हैं? तो ये पुर्तगाल, कहां के हैं? पुर्तगाल के हैं। यह भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहां एक अन्य जानकारी के बारे में तो आपको ध्यान रखना है लोकतंत्र के लिए शिक्षा का जो प्रयोजन है यह भारत का था और इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है कि यूएन का वह कौन सा भाग है जिसका मुख्यालय यूएसए या न्यूयॉर्क के बाहर है? तो आप ध्यान रखेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय कहां है? द हेग जो कि नीदरलैंड का शहर है, यहां पर स्थित है। इसी क्रम में यहां का एक मुख्य भाग है यूएनएससी जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जाना जाता है। इसमें अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 5 सदस्य अस्थायी हैं, 10 सदस्य अस्थायी हैं और टोटल सदस्यों की संख्या 15 है। और दिसंबर 2022 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? तो भारत के द्वारा किया गया है। यह भी ध्यान रखना है। अब बात हो रही शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में तो भारत में किए गए शिक्षा के क्षेत्र में कार्यों को भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें पहले शिक्षा किस सूची का विषय था? तो ध्यान रखेंगे पहले राज्य सूची का विषय था। लेकिन आपको ध्यान रखना है इसे कौन सी सूची में अब डाला गया है? तो समवर्ती सूची। वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय क्या है? शिक्षा है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है इसे फंडामेंटल राइट के रूप में कब शामिल किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 का ए में शामिल किया गया है। इसी क्रम में मौलिक कर्तव्य के रूप में तो आप ध्यान रखेंगे 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा का अधिकार जो है इसे चुना गया है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है पहली बार भारत में नई शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? तो 1986 में। और लंबे समय के बाद पहली बार संशोधन किया गया और 2020 में नई शिक्षा नीति जारी की गई। किसकी अध्यक्षता में? के कस्तूरी रंगन की समिति के सिफारिश पर। इसी क्रम में अगर बात की जाए
प्राइमरी स्तर पर शिक्षा को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। उच्च शिक्षा को लागू करने वाला पहला राज्य, तो आप ध्यान रखेंगे ये कौन सा राज्य बना है? तो गोवा के द्वारा घोषणा किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। साथ ही साथ जो कि पहले भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, उसी का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय किया गया है। और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। आपको ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप इनको जरूर याद रखेंगे। आइए रिवीजन की सीरीज को पुनः देख लेते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस उल्लेखित योजना पर आधारित है? भारत शासन अधिनियम 1935 नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। मतलब नर्मदा और ताप्ती नदियां किसके मध्य में स्थित हैं? तो सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य में स्थित है। यह भी ध्यान रखना है। अगर दूसरा प्रश्न इसी से पूछा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां कहां से निकलती हैं? तो सतपुड़ा श्रेणियों से निकलती हैं। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को सीखें। हाल ही में अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? देखिए पहला दिया गया केंटाजी ब्राउन जैक्सन, दूसरा मनप्रीत सिंह, तीसरा अरोड़ा मिलर, चौथा दिया गया जाननी रामचंद्रन। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा यह जाननी रामचंद्रन है। और यहां का आपको ध्यान रखना आकलैंड, आकलैंड, आकलैंड एक शहर है और यहीं पर पहली अश्वेत महिला समलैंगिक महिला के रूप में नगर परिषद, नगर परिषद, नगर परिषद के सदस्य के रूप में चुनी गई है। अगर हम बात करें यहां कुछ महत्वपूर्ण अन्य जानकारियों के बारे में यूएसए की, तो इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन, वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी जो है यहां का क्या है? राजधानी है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखेंगे पोटामैक नदी के तट पर स्थित है। अगर बात करें यूएसए की खोज किसके द्वारा? तो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखेंगे जॉर्ज वाशिंगटन थे। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे यहां का मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे डॉलर, डॉलर जो है यहां की मुद्रा है। और राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल जो है यहां का राष्ट्रीय खेल है। इसी क्रम में आपको भूलना नहीं है 2028 का ओलंपिक का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यूएसए के लॉस एंजल्स में किया जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में केंटाजी ब्राउन जैक्सन को नहीं भूलना है। अगर बात की जाए पहली अश्वेत महिला जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये केंटाजी ब्राउन जैक्सन है। और हाल ही में पहली सिख महिला, पहली सिख महिला के रूप में जज के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे मोनिका मनप्रीत सिंह है। इसी क्रम में अमेरिका की पहली महिला के रूप में उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस हैं। यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है भारत और अमेरिका के बीच में अगर देखा जाए तो व्यापार, सरप्लस का व्यापार भारत किस देश के साथ करता है? तो अमेरिका, अमेरिका यूएसए के साथ करता है। इसी क्रम में आपको याद रखना है नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास का नाम क्या है? तो रिमपैक है। क्या है? रिमपैक है। और इसका आयोजन कहां किया गया था? तो हवाई द्वीप, हवाई द्वीप पर किया गया था। और यह कहां पर स्थित है? तो यूएसए से संबंधित है। और यूएसए पर ही हाल ही में एक ज्वालामुखी में उद्गार देखा गया, वह भी चर्चा में था। तो आप ध्यान रखेंगे क्या है? उसका नाम मोना लोआ ज्वालामुखी है जो कि यूएसए के हवाई द्वीप पर संबंधित है। आइए इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और सीखें। देखिए दिया गया है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो यह ध्यान रखेंगे गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया था। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान जी की पहली बार भेंट का वर्णन है? तो यह किष्किंधा कांड है। यह भी प्रश्न के माध्यम से पूछा गया है, आपको याद रखना है। आइए दोस्तों एक बार पुनः आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला जिसका नाम है फितूर 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है? देखिए पहला दिया गया मैड्रिड, दूसरा कर्नाटक, तीसरा हैदराबाद, चौथा वाराणसी। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा ये विकल्प नंबर ए मैड्रिड। मैड्रिड अगर बात करें तो स्पेन देश की राजधानी का नाम क्या है? मैड्रिड है। यही से आपको ध्यान रखना है पर्यटन, पर्यटन
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये 43वां आयोजन किया जा रहा है संस्करण का, और उसका नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर। और ये कहां आयोजित किया जा रहा है? मैड्रिड में, जो कि स्पेन की राजधानी है। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो कोविड काल के दौरान में अगर बात की जाए किसी एक क्षेत्र में सर्वाधिक नुकसान किस क्षेत्र में हुआ है, तो पर्यटन के क्षेत्र में हुआ है, और उसी की भरपाई करना या उसको और अधिक बढ़ावा देना, इसके लिए प्रारंभ किया गया है अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला, जिसका नाम फितूर 2023 है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करें स्पेन देश से ही दुनिया के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी वर्तमान में किस देश से संबंधित हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कार्लोस अलखराज हैं पुरुष वर्ग में, और ये किस देश से संबंधित है, तो आपको याद रखना है स्पेन देश से संबंधित है। और इन्होंने टेनिस के क्षेत्र में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उसमें यूएस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अलखराज ने पुरुष वर्ग एकल वर्ग में जीता है, और ईगा स्वेटेग के द्वारा महिला वर्ग में जीता गया है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, एक महत्वपूर्ण टेनिस के खिलाड़ी रहे हैं, आपको ध्यान रखना है राफेल नडाल। कौन है? राफेल नडाल हैं। अभी तक विश्व में टेनिस के खेल में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन है? राफेल नडाल हैं। कितने ग्रैंड स्लैम? 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं। और ये किस देश से संबंधित हैं? ये भी स्पेन से संबंधित हैं। इसी क्रम में एक प्रश्न पूछा जाता है, मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है, तो आप ध्यान रखें स्पेन में स्थित है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। बात हो रही है कल्चर की, आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों की, तो आपको याद रखना है कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। और यहीं पर 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह किस पर आधारित है, तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बात करें हैदराबाद की, तो त्यागराज आराधना समारोह का आयोजन कहां किया गया है हाल ही में, तो हैदराबाद में। और काशी तमिल संगमम का आयोजन हाल ही में कहां किया गया था, तो यह वाराणसी में किया गया था। यह भी ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में। इसी क्रम में ऊधव महोत्सव का हाल ही में आयोजन किया गया था, कहां? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और अगर पूछा जाए गीता महोत्सव का हाल ही में आयोजन किया गया था, कहां किया गया था, तो आप याद रखेंगे कहां पर? हरियाणा में आयोजन किया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण कला संस्कृति की दृष्टिकोण से प्रश्न है, जो कि आपकी सफलता के लिए निश्चित रूप से भागीदारी होंगे। और इसमें आप ध्यान रखेंगे फितूर 2023 में भारत भी सहभागी देशों में शामिल है, यह भी आपको याद रखना है। आइए एक बार हम लोग पुनः रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। किस अधिनियम में भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया, तो यहां देखिए चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। कालिका पुराण का संबंध किस धर्म से है, तो शाक्त धर्म है। कालिका पुराण यहां से संबंधित है, यह भी ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में चर्चा में रहा इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी किया गया? देखिए विकल्प दिया गया है इंडिया टुडे, दूसरा दिया गया BBC, तीसरा दिया गया नव भारत टाइम्स, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। यहां जो सही हमारा होगा ये BBC द्वारा जारी किया गया है, डॉक्यूमेंट्री है। और ये किस पर आधारित है, तो इंडिया द मोदी क्वेश्चन यह डॉक्यूमेंट्री है। और यह 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित है। इसी क्रम में अगर हम बात करें यहां गुजरात दंगों की, तो उस समय यहां के गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे, तो मोदी जी थे। और इसी से संबंधित BBC के द्वारा डॉक्यूमेंट्री जारी किया गया। और ये इंग्लैंड की कंपनी है, कहां की? इंग्लैंड की। और इन्होंने तमाम सारे देशों में अपनी एजेंसियां खोल रखी हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें विदेश सचिव के द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपोगेंडा बताया गया है। क्या बताया गया है? प्रोपोगेंडा बताया गया है। साथ ही साथ इस पे बैन भी लगाया गया है। यहां तक कि जो YouTube चैनल है, यहां से इसके पहले एपिसोड को हटा भी दिया गया है। इसी क्रम में BBC के द्वारा एक सूचना दी गई है कि इसका जो दूसरा एपिसोड होगा उसको ये जारी जरूर करेंगे। अगर हम बात करें यहां विदेश सचिव की, तो वर्तमान में कौन है, तो विनय मोहन
क्वात्रा जी जो हैं ये वर्तमान में क्या है, भारत के विदेश सचिव हैं। कौन से क्रम के, तो 36वें विदेश सचिव के रूप में हैं विनय मोहन क्वात्रा। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी के स्थान पर चुने गए हैं। कौन, तो याद रखेंगे विनय मोहन क्वात्रा। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे चुना गया है, आर वेंकट रमणी जो हैं ये भारत के क्या चुने गए हैं, ये महान्यायवादी के रूप में चुने गए हैं। अगर न्यायवादी की बात करें किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 76 में वर्णित है। और भारत के पहले सबसे बड़े विधि अधिकारी कौन है, या भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील किसे कहा जाता है, तो महान्यायवादी को कहा जाता है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप याद रखेंगे डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार जी जो है भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त के रूप में हैं, यह भी ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगली रिवीजन की सीरीज को पुनः देख लें। किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, तो चार्टर एक्ट 1813 अधिनियम के द्वारा। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे, कैसे थे, तो चांदी के थे, यह भी ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। हाल ही में जारी 17वीं असर 2023 रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है। देखिए पहला दिया गया है शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, दूसरा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, तीसरा 11 से 14 वर्ष की बच्चियों की संख्या बढ़ाना, और चौथा जो यहाँ ऑप्शन आपका है ए और सी दोनों, और यह विकल्प जो है यही सही है, ए और सी दोनों। यहाँ अगर हम बात करें तो पहला जो दिया गया है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, और सी नंबर जो दिया गया 11 से 14 वर्ष की बच्चियों की संख्या बढ़ाना, नामांकन संख्या बढ़ाना, ये दोनों असर रिपोर्ट 2023 में बताया गया है। अब बात हो रही है असर रिपोर्ट 2023 की। तो यह एक वर्ष में मतलब एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत कर किया जाता है किसके द्वारा, तो प्रथम नामक एनजीओ के द्वारा एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और इसी को असर रिपोर्ट 2023 के नाम से जाना जाता है। और ये क्रम कौन सा है, तो ये 17वां रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें क्या बातें बताई गई उनको आपको ध्यान देना है। पहला ही अगर हम बात करें इसमें पहली बात क्या होती है, तो नामांकन की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में अब की वर्ष बढ़ा है या घटा है, पहला बिंदु जो होता है यह नामांकन की संख्या होती है। तथा दूसरे की बात करें तो यहां से आपको ध्यान रखना है 11 से 14 वर्ष के बच्चों या बच्चियों में जो नामांकन था उनकी संख्या बढ़ी या घटी इस वर्ष के तुलना में, तो यह भी किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका भी रिपोर्ट प्रथम एनजीओ के द्वारा असर रिपोर्ट में जारी किया जाता है। इसी क्रम में एक विशेष रिपोर्ट जारी किया जाता है कक्षा 2 और 3 में अंक गणितीय विकास बच्चों का क्रम किस आधार पे है, यह रिपोर्ट कौन जारी करता है, यह भी असर की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन यहां दो बिंदु जो हैं ये दो बिंदु पॉजिटिव हैं, मतलब नामांकन की संख्या में वृद्धि हुई है और 11 से 14 वर्ष की बच्चियों का जो नामांकन ड्रॉप आउट हो रहा था उसकी संख्या में भी कमी देखी गई है। जबकि तीसरा निगेटिव पॉइंट के रूप में देखा गया है कि कक्षा 3 के बच्चों में अंक गणितीय विकास जो है वो पिछले वर्ष की तुलना में क्या हुआ है, कम देखा गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें शिक्षा से संबंधित तो आपको ध्यान रखना है, यहां अगर बात करें हम नई शिक्षा नीति की तो आप ध्यान रखेंगे किस आयोग की सिफारिश पर, कस्तूरी रंगन आयोग की सिफारिश पर लागू किया गया। कब, तो 2020 में। कब, 2020 में। अगर पूछी जाए कि सबसे पहली बार शिक्षा नीति कब जारी किया गया था तो 1986 में जारी किया गया था और लगभग 34 वर्षों के बाद इसमें पहली बार संशोधन किया गया और नई शिक्षा नीति जारी किया गया है। इसी क्रम में अगर बात करें रिपोर्टों की तो यहां पर ध्यान रखना है उत्तराखंड राज्य जो है उत्तराखंड
झारखंड राज्य जो है यह प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा को लागू करने वाला पहला राज्य है, और उच्च स्तर की बात कर लें तो गोवा राज्य ने नई शिक्षा नीति को लागू करने की घोषणा की है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों में है। आइए इसी क्रम में रिवीजन को पुनः देख लेते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो आप ध्यान रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की संख्या कितनी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 220 है, यह भी ध्यान रखना है। आइए हम लोग अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं और देखें यहां दिया गया हाल ही में भारत की टाटा और अमेरिका की बोइंग एरोस्पेस ने पहली बार भारतीय सेना के लिए कौन सा हेलीकॉप्टर प्रदान किया है? देखिए दिया गया है रुद्र, दूसरा दिया गया है AS-64 अपाचे, तीसरा दिया गया है प्रचंड, चौथा दिया गया चिनूक। यहां जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी सही होगा। अगर हम बात करें भारत की कंपनी है जिसका नाम है टाटा और USA की कंपनी है बोइंग। क्या है? बोइंग है, और इसी के द्वारा कौन सा? तो अपाचे जो हेलीकॉप्टर है इसी के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम बात करें यहां अन्य जानकारी के बारे में तो 2015 में भारत की टाटा और USA की बोइंग कंपनियों का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर होता है, और इन्हीं के द्वारा एक संयुक्त क्या किया जाता है? प्रोग्राम है, और इसके द्वारा लड़ाकू विमान बनाए जाते हैं। इनका नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे AS-64 अपाचे, और इसकी पहली डिलीवरी कितने की? 22 की संख्या में डिलीवरी किया गया है भारतीय सेना को। किसके द्वारा? भारत की टाटा और बोइंग कंपनी जो कि USA की है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, अगर बात करें सिप्री की रिपोर्ट की तो आप ध्यान रखेंगे सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश के रूप में कौन उभरा है? तो भारत जो है पहले स्थान पर है। इसी क्रम में अगर सिप्री रिपोर्ट की दूसरी रिपोर्ट देखी जाए तो इसके अनुसार विश्व में सैन्य पर खर्च करने वाला विश्व में सैन्य खर्च करने वाला देश पहले स्थान पर कौन है? तो USA है, दूसरे स्थान पर चीन, और तीसरे स्थान पर सैन्य खर्च में कौन है? भारत है। यह भी ध्यान रखना है। और यहां ध्यान रखेंगे AS-64 अपाचे ये किस प्रकार का है? तो आप ध्यान रखेंगे ये लड़ाकू विमान है और किसी भी परिस्थिति में लैंडिंग करने में सक्षम है, और इससे सेना को सशक्त बनाने का उद्देश्य रखा गया है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है प्रचंड को अगर बात की जाए लाइट या हल्का लड़ाकू विमान के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रचंड को भी हल्का लड़ाकू विमान के रूप में जाना जाता है। ये किसके अंतर्गत है? तो P-15 प्रोजेक्ट 15 के अंतर्गत हल्के लड़ाकू विमान बनाए जाने की योजना बनाई गई है। इसी क्रम में नहीं भूलना है आपको रुद्र को अगर पूछा जाए भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है? तो रुद्र है। यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो फ्रंटियर है। ये किस देश से संबंधित है? तो USA से संबंधित है। यह भी ध्यान रखना है। अगर बात करें भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली संस्था कौन है? तो सीडेक है, और इसका मुख्यालय कहां है दोस्तों? तो पुणे में है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना दूसरे स्थान पर कौन है? तो फुगाकू ये कहां का है? ये जापान का सुपर कंप्यूटर है। यह भी ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगली महत्वपूर्ण जानकारी को सीखेंगे। यहां देखिए दिया गया है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम के नाम से जाना जाता है? तो कोंकण के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। यह भी ध्यान रखेंगे। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को सीखें। हाल ही में किस भारतीय राज्य में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ की प्रजाति को देखा गया है? देखिए पहला दिया गया गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, दूसरा रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, तीसरा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, और चौथा दिया गया है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा ये विकल्प नंबर डी सही होगा। क्या होगा? विकल्प नंबर डी सही होगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और यहीं पर देखिए पिक्चर में भी दिखाया गया है ये नारंगी रंग का दुर्लभ चमगादड़ की प्रजाति की खोज की गई है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अगर पूछा जाए यहाँ की राजधानी क्या है? तो रायपुर। क्या है? रायपुर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश
भूपेश बघेल जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और अनुसुईया उइके जो हैं यहाँ की राज्यपाल हैं। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ में ही गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में है, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसी क्रम में यहां से नृत्य पूछा जाता है, पिंडवानी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से है। इसी क्रम में अगर आपसे पूछा जाए हाल ही में हमर बेटी हमर मान नामक योजना किस सरकार की पहल है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। अगर पूछा जाए मातृत्व कौशल्या योजना किसकी पहल है? तो यह भी छत्तीसगढ़ की पहल है। गोधन योजना कहां की पहल है? छत्तीसगढ़ की। और मिलेट प्रसंस्करण केंद्र कहां बनाए गए हैं? तो ये छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। इसी क्रम में भारत का नियाग्रा कहा जाने वाला जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात का संबंध कहां से है? तो ये छत्तीसगढ़ से है, इंद्रावती नदी पर बनाया गया है। आपको नहीं बोलना है उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। इसी क्रम में T+2 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगली महत्वपूर्ण जानकारी को सीख ले। अगला देखिए पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाला जाता है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो ये बैरन द्वीप है, यह भी ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगली महत्वपूर्ण जानकारी को सीखेंगे। हाल ही में देश में पहली बार किस राज्य के द्वारा छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है? देखिए विकल्प दिया गया, पहला उड़ीसा, दूसरा गोवा, तीसरा केरल, चौथा तमिलनाडु। यहां जो सही विकल्प है दोस्तों ये विकल्प नंबर सी सही होगा, केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में हैं। और आरिफ मोहम्मद खान जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। हाल फिलहाल के दिनों में केरल चर्चा में रहा है, तो यहां से कुछ बिंदु जो हैं जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए भारत का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रारंभ करने वाला, स्वतः का ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल राज्य है। कौन है? केरल है। इसी क्रम में सी स्पेस इसका नाम है, यह भी ध्यान रखेंगे। और स्वतः नेटवर्क प्रदाता के रूप में कौन राज्य भारत का पहला बना है? तो यह केरल बना है। इसी क्रम में अगर बात करें बैंकिंग सेवा को 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह भी केरल है। इसी क्रम में ताम्रपत्र पर पांडुलिपि संग्रहालय भारत में पहले किस राज्य में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये केरल राज्य में। कहां? केरल राज्य में। अगर आपसे पूछा जाए साक्षरता दर महिला या पुरुष की बात करें तो दोनों सर्वाधिक कहां है? तो केरल राज्य में है। और लिंगानुपात भी आप याद रखेंगे, लिंगानुपात सर्वाधिक भारत के किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में है। अगर आपसे पूछा जाए मातृत्व मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर भारत में सबसे कम किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में केरल के तट को किस नाम से? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है सबरीमाला मंदिर। अगर आपसे पूछा जाए पश्चिमी घाट का संबंध या साइलेंट वैली का संबंध कहां से है, या शांत घाटी का संबंध कहां से है? तो केरल राज्य से है। और अगर हम बात करें अन्य राज्यों की तो आप ध्यान रखेंगे यहां जो दिया गया है उड़ीसा। अगर उड़ीसा की बात करें तो भुवनेश्वर यहां की राजधानी है, और उड़ीसा के ही
केला में और कलिंगा स्टेडियम में क्या किया जा रहा है, तो राहुल केला और साथ ही साथ बिरसा मुंडा स्टेडियम में जो कि हॉकी का विश्व हॉकी टूर्नामेंट का 15वां संस्करण है उसका आयोजन किया जा रहा है, यह भी ध्यान रखेंगे। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया जाएगा, 2023 में गोवा में। और तमिलनाडु की बात करें तो आर्द्र भूमियों की सर्वाधिक संख्या कहां है, 14। यह कहां है, तो ध्यान रखेंगे यह तमिलनाडु राज्य में है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को सीखें। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो अनाईमुडी है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो क्या है, अनाईमुडी है। और ये किसका है, तो अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे सर्वोच्च चोटी है जो कि अनाईमुडी है, जबकि नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेटा है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में है। अगर बात करें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ये 23वें जैन तीर्थंकर थे और इन्हीं से संबंधित है कहां का, आप याद रखेंगे किस राज्य का, तो आप याद रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा है कौन, झारखंड राज्य। और यहां का एक स्थल है उसको कमेंट बॉक्स में बताना है जो कि पार्श्वनाथ से संबंधित है। और मुख्यतः किससे संबंधित थे, तो ये वाराणसी से संबंधित थे, यह भी ध्यान रखना है। आइए हम लोग इसी क्रम में लास्ट प्रश्न को देख लेंगे। हाल ही में 8वां विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है। देखिए पहला दिया गया भोपाल, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गांधीनगर, चौथा गोवा। यहां जो सही विकल्प होगा ये विकल्प नंबर ये सही होगा, भोपाल। भोपाल में किसका आयोजन किया जा रहा है, तो याद रखेंगे 8वां विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और इसी क्रम में MIC गैस रिसाव की घटना कब घटित होती है, 3 दिसंबर 1984 को। और ये किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में घटित होती है। अगर हम बात करें यहां मध्य प्रदेश की तो स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार पहले स्थान पर कौन है, तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है ये पहले स्थान पर है। और यहीं पर 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि स्वच्छता श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में कौन है, तो मध्य प्रदेश है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहां भारतीय विज्ञान कांग्रेस की जो कि 108वां संस्करण का आयोजन किया गया था। और यह कहां किया गया है, तो नागपुर। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नागपुर में इसका आयोजन किया गया। और 107वां कहां किया गया था, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में किया गया था। अगर हम बात करें इसकी पहली बार इसका आयोजन कब किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 1914 ईस्वी में पहली बार भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहली बार भारत में दिव्यांग जन की साथ ही साथ लोकपाल के दायरे में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लाने की घोषणा की गई है। गांधीनगर की बात करें तो डेफ एक्सपो का आयोजन कहां किया गया 2022 का, तो गांधीनगर में। और गोवा की बात करें तो यहां से 2 प्रश्न आपको जरूर याद रखने हैं। अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है, तो राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो गोवा है। इसी क्रम में अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे सिक्किम जो राज्य है यह जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे छोटा है। इसी क्रम में अगर पूछा जाए जन घनत्व के आधार पर, तो जन घनत्व में बिहार जो है सर्वाधिक है। यह किसमें, राज्यों में। और केंद्र शासित में दिल्ली है। क्या है, दिल्ली है। और अगर राज्यों में पूछा जाए सबसे कम कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है। मात्र कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसी क्रम में अगर विश्व के हिसाब से पूछा जाए क्षेत्रफल भारत का कितना है, तो 2.4% है। और इसमें क्रम क्या होगा, तो 7वां होगा। कौन सा होगा, 7वां होगा। और अगर जनसंख्या का पूछा जाए तो यहां पर भारत का स्थान दूसरा है, यह भी ध्यान रखना है। ये सारे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप इनको जरूर याद रखेंगे। आइए लास्ट रिवीजन की सीरीज को देख लें। 10
डिग्री चैनल पृथक किसे करता है? तो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन इसड़ा डेल्टा एवं केप कैमोरिन के मध्य स्थित है? तो कोरोमंडल तट जो है ये स्थित है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त हो रही है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर ये सारे प्रश्न आप याद रखते हैं, इनको रिवाइज करते हैं, तो आप जब भी परीक्षा में बैठेंगे यहां से आपको निश्चित लाभ होने वाला है। इसी क्रम में आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें और चैनल के प्रति अपना प्रेम स्नेह इसी तरह बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।